बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत सोच समझ कर माइलों का सामना करने वाले थे। मैंने इस मौका से फायदा उठाया, चुपचाप तैयारे से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर अब भी था और मैं आहनी सलाख से आइस फ्लोट की मजबूती का अंदाजा करता जा रहा था। अचानक ठाई से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज चंद लम्हों तक गूंजती रही। फिर किसी ने कहा, मिस्टर माइलो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, पहले हम तस्दीक करेंगे कि तुम पायलट माइलो हो या नहीं। माइलो अपनी जगह खड़ा रह गया। फिर किसी ने कहा, हमारा एक आदमी आ रहा है, वो तुम्हें निहत्था करेगा, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। वो हुक्म की तामील कर रहा था। एक शख्स करीब आकर इसकी तलाशी ले रहा था। इसके हाथ से आहनी सलाख और शाने से स्टेन गन उतार कर अपने कब्जे में ले रहा था। इस दौरान में इसके दिमाग में पहुंच गया, जो अभी माइलो को मुखातब कर चुका था। वो तादाद में 5 थे। सब के सब ही हेलीकॉप्टर से निकलकर बर्फ की सतह पर खड़े हुए थे। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि इनमें से कितने फासले पर हों। हम जिस आइस फ्लोट पर थे वो गोया बर्फ का जजीरा भी था और बर्फ का बहरी जहाज भी, जो समंदर में बहता जा रहा था। वहाँ दिन की रोशनी में भी डूबती हुई शाम का समा था। बर्फानी धुंध ने हम सब को अंधा कर रखा था। मैं जिसके दिमाग में पहुंचा, इसका नाम जॉन डेवस था, जो माइलो की तलाशी ले रहा था। इसे पोर्टर के नाम से पुकारा जाता था। बाकी 3 औरतें थी। जॉन डेवस की सोच के मुताबिक वो तीनों अलास्का की हसीन तरीन औरतें थी। अगर मुबालगे से काम लिया जाए तो इनके हुस्न की गर्मी से बर्फ का तूफान पिघल गया था। जिस आइस फ्लोट पर वो खड़ी हुई थी वो भी पिघल सकता था और हम समंदर में गर्क हो सकते थे। ये हमाकत समझ में नहीं आई कि इमदादी टीम में हसीन औरतों को क्यों शामिल किया गया। मैंने ये सवाल जॉन डेवस के दिमाग में पैदा किया। उसकी सोच ने कहा, वो पुरस्कार बास नादान नहीं है, इसकी हमाकत के पीछे बेपनाह जहानत छुपी होती है। शायद इसने सोचा हो कि एयर फ्लोट में हमारा जो शिकार है, इसे ये औरतें ही अपने दाम में ला सकती हैं। जॉन डेवस की जवाबी सोच सुनकर मेरा माथा ठनका। क्या वो पुरस्कार शख्स मेरे मुतालिक ये राय कायम कर चुका है कि हसीन औरतें मुझे तस्खीर करती हैं? मेरी हिस्ट्री शीट के मुताबिक हसीन औरतें मेरी कमजोरी हैं, मगर अब ये मुझ पर इल्जाम है। एक तवील अरसा गुजर चुका है कि कोई हसीन औरत मेरी महबूबाओं की फहरिस्त में शामिल नहीं हुई, बल्कि वो पिछली महबूबाएं भी नहीं रही। मैं तो तनहा भटकता चला आ रहा हूँ। बहरहाल वो पुरस्कार शख्स मुझे फरहाद समझ रहा था। मजीद तस्दीक के लिए औरतों का रेशमी जाल बिछा रहा था। उधर माइलो कह रहा था, मिस्टर जॉन डेवस, मैं माइलो हूँ। मेरे कागजात और फ्लाइंग लाइसेंस के जरिए तस्दीक हो सकती है मैं दोस्त हूँ। तुमने मुझे हथियारों से खाली क्यों कर दिया? सॉरी माइलो, हमें यही हुक्म दिया गया है। बॉस ने कहा कि तुम्हारा दिमाग किसी वक्त भी फिर सकता है और तुम दोस्ती भूलकर दुश्मनी से हमें हलाक कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता माइलो, तुम्हारे तमाम साथी मारे गए हैं। ये मुमकिन है कि तुम्हारा दिमाग फिर गया हो और तुमने ही अपने साथियों को हलाक कर दिया हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा इसके लिए करोगे जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इसने तुम्हें हमारे पास भेज दिया, खुद कहीं छुपा हुआ है। बोलो कहाँ है वो तैयारे में है। वो कौन है? मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? बॉस को सब मालूम है। हम इनके हुक्म से एल मोना और डॉक्टर मेकाक्स हारर बे की तरफ ले जा रहे थे। तूफान के बायस हमें इस आइस फ्लोट पर उतरना पड़ा है। डॉक्टर मेकाक्स की असलियत क्या है? माइलो बौखला गया, बल्कि खौफजदा होकर सोचने लगा, अगर मैं असलियत बताऊंगा तो फरहाद मेरी खोपड़ी घुमा देगा। जॉन डेवस ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने बॉस से गद्दारी करके इससे दोस्ती कर लिया या फिर उससे खौफजदा हो। माइलो ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं दोस्त हूँ और तुम लोगों को दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ। डॉक्टर मेकाक्स को इसके हाल पर छोड़ दो, इसे छेड़ ना करो, वरना वो तुम्हारी मुर्दा साथियों की तरह हमें भी मार देगा। मिस्टर माइलो, एक तनहा आदमी इतने लोगों को हलाक नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें इस कदर खौफजदा कर सकता है। यकीनन इसमें कोई गैर मामूली बात है। वो दुश्मनों को दोस्त बना लेता है। क्या ये गैर मामूली बात नहीं है? जाओ इसे अपने दोस्त से कहो तैयारे से बाहर आ जाए। मैं तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। अपने इस आदमी को तैयारे में भेजो, मगर कैसे भेजोगे? तुम्हारे पास एक ही आदमी है, तुम तो औरतों की फौज लेकर आए हो। जॉन डेवस ने कहा, ये औरतें वो काम कर गुजरती हैं जो मर्द नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि बॉस गद्दारों को कैसी सजा देता है या किन शराइत पर माफ
माफ करता है। जानता हूँ वो गद्दारों को मारता नहीं है, ऐसी अज़ियतें देता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। वो मरने की इल्तिजाएं करते हैं मगर इन्हें मौत नहीं मिलती, या फिर इन्हें इस शर्त पर माफ किया जाता है कि वो गद्दार बॉस की तरफ से किसी ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाएं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। अगर वो जिंदा बचकर वापस आते हैं तो इन्हें किसी छोटे से कस्बे वगैरह में जाकर शरीफाना जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी जाती है। जॉन डेविस ने कहा, दुरुस्त है। अब हम पांचों को देखो, हम पुरस्कार बॉस के कैद खाने से निकल कर आ रहे हैं। हम पर गद्दारी का इल्जाम है। कैद खाने में हमें तरह तरह से अज़ियतें दी जा रही थी, फिर अचानक हमारा माफीनामा मंजूर हो गया। तकरीबन 4 घंटे पहले हमें बताया गया कि बॉस का एक तैयारा तूफान में फंस कर एक आइस फ्लोट पर पहुंच गया है। पायलट माइलो से राब्ता कायम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ जिंदगी के आसार पाए जाते हैं। डॉक्टर मैकॉक्स हमारा शिकार है। हम पांचों गद्दार डॉक्टर मैकॉक्स की असलियत मालूम करेंगे। जॉन डेविस ने औरतों की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ गलत कह गया। हम नहीं, सिर्फ ये 3 औरतें मैकॉक्स की खाल उतारकर इसका असल रूप जाहिर करेंगी। हम दोनों महज इनकी हिफाजत के लिए आए हैं। जॉन डेविस, तुमने यहाँ अपनी आंखों से देखा है, हमारा एक आदमी नहीं बचा। अगर हमने मैकॉक्स को छेड़ा तो ये आइस फ्लोट हमारा भी कब्रिस्तान बन जाएगा। इस दौरान हेलीकॉप्टर से आने वाला पोर्टर और तीनों औरतें खामोश थे। पोर्टर के मुतालिक मालूम हुआ कि वो गूंगा है। वो लोग मुझे समझ रहे थे, मजीद समझना चाहते थे, ऐसे में इसका गूंगापन मसनूई लग रहा था। जॉन डेविस ने तीनों औरतों को मुखातिब करते हुए कहा, रियली वाइना और ग्रेस, तुम तीनों तैयारे में जाओ और अपने अपने तरीकाकार पर अमल करो। वो तीनों वहाँ से चल पड़ी। हेलीकॉप्टर के पास 3 मर्द रह गए। जॉन डेविस ने मेरी सोच के मुताबिक पूछा, पोर्टर, हम अलग अलग कैद खानों में थे, मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा, तुम किस नंबर के सेल में थे? माइलो ने पूछा, क्या ये गूंगा है? इशारे से सेल का नंबर बता रहा है। जॉन डेविस ने कहा, हाँ ये गूंगा है, और नाम भी हो तो हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है। रियली वाइना और ग्रेस तैयारे के अंदर गई, फिर बाहर आकर मुझे तलाश करने लगी। मैंने जॉन डेविस के जरिए पहली बार रेली की आवाज सुनी। वो ट्रांसमीटर के जरिए कह रही थी, वो तैयारे में नहीं है, मैं इसे तलाश करने जा रही हूँ। जॉन डेविस ने ट्रांसमीटर ऑफ करके कहा, हमें एक जगह नहीं रहना चाहिए, वो अचानक हम पर फायर कर सकता है। पोर्टर, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। माइलो, तुम मेरे साथ आओ। वो सब मुंतशिर हो गए, एक दूसरे से बिछड़कर मुझे तलाश करने लगे। मैंने माइलो के जरिए कहा, जॉन डेविस, ये तो बताओ, बॉस ने तुम 5 गद्दारों को किस एतमाद पर भेज दिया? क्या कोई तो तुम लोगों की निगरानी करने वाला होगा? किसी की निगरानी जरूरी नहीं है। हम भागकर कहाँ जा सकते हैं? बॉस के हाथ बहुत लंबे हैं। तुम्हारा भागना और पकड़े जाना बाद की बातें हैं। फिलहाल बॉस डॉक्टर मैकॉक्स को बेनकाब करना चाहता है। अगर तुम पांचों मैकॉक्स से मिल जाओगे तो बॉस नाकाम हो जाएगा और मैकॉक्स को फरार होने का मौका मिल जाएगा। मैकॉक्स अगर मास्टर की का आदमी है तो तुम सबको मास्टर की पनाह देगा। क्या वो पुरस्कार बॉस इन तमाम पहलुओं पर नजर रखते हुए किसी को तुम्हारी निगरानी पर ममूर नहीं कर सकता? जॉन डेविस ने सोचते हुए कहा, हाँ कर सकता है। मुझे शुबा है कि ये पोर्टर जो गूंगा बनकर हमारे साथ आया है, यही बॉस का खास आदमी और हमारी निगरानी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 4 गद्दार हो और एक निगरान है, मगर एक शख्स तुम चारों का क्या बिगाड़ लेगा? माइलो, क्या तुम मुझे बॉस के खिलाफ बहका रहे हो? ये मैकॉक्स से दोस्ती करने की तरगीब दे रहे हो? यही समझ लो। मैं दोस्ती करूंगा अगर वो अपनी असलियत बता दे। तो इसकी असलियत मालूम करता है, इसकी उम्र अचानक कम हो जाती है, चंद लम्हों की रह जाती है। जॉन डेविस ने कहा, क्या वो टेलीपैथी जानता है? क्या वो फरहाद है? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? जब हमें कैद खाने से निकालकर एक खास कमरे में पहुंचाया गया तो वहां पुरस्कार बॉस का एक खास मातहत मौजूद था। इसने बताया कि हमारे बॉस ने मखसूस कंप्यूटर तैयार किए हैं। ऐसे ही एक कंप्यूटर के स्क्रीन पर ख्याल ख्वानी की लहरें नुमाया हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बात साफ है कि फरहाद जिंदा है और कहीं रिपोश है, रिपोश रहकर ख्याल ख्वानी कर रहा है। पुरस्कार बॉस ने कंप्यूटर स्क्रीन के ग्राफ से अंदाजा लगाया कि ख्याल ख्वानी की करने वाला हारर बे के करीब है और ये आइस फ्लोट समंदर में बहता हुआ हारर बे की तरफ जा रहा है। क्या डॉक्टर मैकॉक्स पर फरहाद का शुबा नहीं किया जा सकता? वो पुरस्कार बॉस सही सिमत में मुझ तक पहुंचने वाला था। मैंने माइलो के जरिए कहा, हमारा बॉस बाज औकात लाल बुजकड़ बन जाता है। मैकॉक्स अगर फरहाद होता तो मेरी खोपड़ी में जरूर आता या इसकी किसी हरकत से टेलीपैथी का शुबा होता। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इतने आदमी कैसे मारे गए? औरत का चक्कर, घन चक्कर
जिक्र होता है वो सब एल मोना के लिए आपस में लड़ मरे। इनकी लड़ाई में एल मोना भी मारी गई और तुम जिंदा रह गए। जॉन डेविस ने तंजिया अंदाज में कहा। मैं दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, कुछ काम की बातें मालूम हो रही थी, मैं इसलिए 3 औरतों की तरफ न जा सका। मैं अपनी जगह बदलता जा रहा था मगर किसी वक्त भी तलाश करने वाले मुझ तक पहुंच सकते थे। मैंने एक औरत रीली की आवाज सुनी थी, इसके लबो लहजे को याद रखा था, इसके जरिए मालूम कर सकता था कि वो मुझे ट्रैप करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करती है। मैंने सोच की लहरें इसके दिमाग तक नशर की मगर दूसरे ही लम्हे वो लहरें वापस आ गई। रैनी ने सांस रोक ली थी, गोया योगा के फन में महारत रखती थी। मैंने फिर ख्याल ख्वानी की, इस बार इसने दिमाग के दरवाजे खोल दिए। हेलो फरहाद, तुम्हारे लिए सिर्फ दिमाग का नहीं दिल का भी दरवाजा खुला है, चले आओ। मैं खामोश रहा। इसने कहा, शायद तुम मुझ पर एतमाद ना करो मगर मैं दिल की बात जरूर कहूंगी। तुम बरसों के इंतजार के बाद मिले हो। मैंने तुम्हारी चाहत में बॉस से गद्दारी की थी, आज नहीं तो कल मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। मैंने रसवंती को बॉस के चुंगल से निकालने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे दिमागी ऑपरेशन के लिए थिएटर में पहुंचाया जाए। प्लीज फरहाद, एक बार कह दो तुम मेरे दिमाग में हो, फिर मैं तुम्हें रसवंती के मुतालिक बहुत कुछ बताऊंगी। रियली कुछ यूं रसवंती का हवाला दे रही थी कि मैं इससे बोलने पर मजबूर हो गया। मैंने नस्वानी लहजे में कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं मदाम कंप्यूटर हूँ। पहली बार तुम्हारे दिमाग में इस यकीन से बोल रही हूँ कि फरहाद मेरे लबो लहजे तक नहीं पहुँच सकेगा। रैनी कुछ मायूस हो गई, फिर इसने पूछा, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम मदाम हो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? डॉक्टर मैकॉक्स मेरा आदमी है, मैंने इसके जरिए तुम्हारे दिमाग तक रसाई हासिल की है, लेकिन मैकॉक्स से मेरा सामना नहीं हुआ, इसने मेरी आवाज नहीं सुनी। फिर तुम कैसे? मैंने बात काट कर इसे याद दिलाया कि वो ट्रांसमीटर के जरिए जॉन डेविस से बातें कर रही थी। इससे पहले मदाम कंप्यूटर मैकॉक्स के जरिए माइलो तक और माइलो के जरिए जॉन डेविस तक पहुंच चुकी थी। आखिर में ट्रांसमीटर से होने वाली गुफ्तगू ने इसे रैली तक पहुंचा दिया। रैली ने कहा, चलो मान लेती हूँ मैकॉक्स तुम्हारा आदमी है। बाई दी वे, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे पुरस्कार बास तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते से दोनों भाई बहन एल मांडू और एल मोना के दिमागों में रहती आई हूँ। मैंने ही डॉक्टर मैकॉक्स को एल मोना के पीछे लगाया। बेचारी यहाँ पहुंचकर मैकॉक्स के इश्क में मारी गई। बहरहाल तुम्हारे बास तक पहुँचने की कोशिश में ये मालूम हो गया कि तुम जैसी आलाकारों के जरिए मैं रसवंती तक पहुँच सकती हूँ और अभी तुम इकरार कर चुकी हो कि इसके मुतालिक बहुत कुछ जानती हो। क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगी? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे रसवंती के हालात तफसील से बताओ और इसके पास पहुंचा दो। तुम्हें रसवंती से क्या दिलचस्पी है जबकि अब वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही? रसवंती जबरदस्त मोहरा है, मैं इसे अपने हाथ में रख कर फरहाद से दोस्ती कर सकती हूँ। दोस्ती या दुश्मनी? बाई गार्ड दोस्ती, सिर्फ दोस्ती। मैं उम्र की इस मंजिल पर हूँ जहाँ औरत अपनी जवानी खो देती है और बुढ़ापे में दौलत समेटने की कोशिश करती रहती है। यानी तुम बूढ़ी हो। हाँ, ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। अगर मुझे रसवंती का पता ठिकाना बता दो तो मेरा वादा है कि फरहाद जब भी मेरी गिरफ्त में आएगा मैं तुम्हें इसके पास पहुँचा दूंगी। इसके अलावा तुम्हें इतनी दौलत दूंगी जिसकी तुम तवक्को नहीं कर सकती और सबसे अहम बात यह कि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगी। वो पुरस्कार बॉस कभी तुम्हारी परछाई तक नहीं पहुँच सकेगा। वो सोचने लगी। मैंने कहा, तुम एक बार फरहाद के लिए गद्दारी कर चुकी हो और अब ऐसी महम पर आई हो जहाँ से जिंदा वापस जाना मुहाल है। उस पुरस्कार बाज को तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम नाकाम जाओगी तो वो तुम्हें मार डालेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो, तुम मेरी पनाह में जिंदा सलामत रह सकती हो। मुझे सोचने की मोहलत दो और अब मेरे दिमाग से जाओ। आइंदा हमारी गुफ्तगू डॉक्टर मैकॉक्स के जरिए होगी। मैकॉक्स को दरमियान में लाने की क्या जरूरत है? मैं बार बार दिमाग में जगह दूंगी तो तुम मौका पाकर मेरे चोर ख्यालात पढ़ लोगी। मेरे अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। मैं जब तक पूरी तरह तुम पर एतमाद नहीं करूंगी तब तक बराह रास्त दिमाग में आने नहीं दूंगी। अब जाओ। इसने सांस रोक ली। मेरी सोच की लहरें दिमाग से निकल आई। इधर मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वो बहुत चालाक थी, मक्कार भी हो सकती थी। फिलहाल वो ऐसे मुकाम पर थी जहाँ से उठने वाला एक गलत कदम इसे मौत के मुंह में पहुंचा सकता था। वो बास के कैद खाने से अजीयतें बर्दाश्त करके आई थी। इसे यकीन नहीं होना चाहिए कि बास इसकी गद्दारी को माफ कर देगा। ऐसी सूरत में वो पनाह हासिल करने मेरी तरफ आ सकती थी। मैं माइलो के पास पहुंच गया। वो सोच के जरिए कई बार मुझे मुखातब कर चुका था। मैं इसके पास होता तो जवाब देता। जॉन डेविस अभी तक इसके साथ मेरी तलाश में था और कह रहा था, ये मैकॉक्स आदमी है या असेब? इस मील 1.5 मील के आइस फ्लोट पर नजर
नहीं आ रहा है, क्या वो नजरबंदी का अमल जानता है। जब मैं माइलो के पास पहुंचा तो वो सोच रहा था मैं 15 मिनट से फरहाद को पुकार रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में नहीं है। ये मौका है, मुझे जॉन डेविस को हकीकत बता देना चाहिए। अपने आखिर अपने होते हैं, हो सकता है कि जान कोई ऐसी तदबीर करे जिससे फरहाद ठिकाने लग जाए, एक बहुत बड़ी बला से निजात मिल जाएगी। ये सोचकर इसने जॉन डेविस को मुखातब किया। मैं कभी इसे बताने का मौका न देता, मगर इसी लम्हे अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन बर्फ की सतह पर गिर पड़ा, सतह से कान लगाकर सुनने लगा। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल करीब थी। फिर इससे पहले कि मैं संभलता कोई मुझ पर आकर गिर पड़ा। वो जो कोई भी था, दुश्मनी था, किसी दोस्त का सवाल पैदा नहीं होता था। जैसे ही वो मुझ पर गिरा, मैंने इसे टांगों पर रखकर दूसरी तरफ उछाल दिया। फिर मैंने लेटे ही लेटे पलटकर सर उठाते हुए देखा, वो एक हसीन बला थी। मैं उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? किसने फायर किया है? वो लपक कर मेरे पास आई और कंबल बांध गई। सहमे हुए अंदाज में बोली, पता नहीं किसने फायर किया है, शायद वही मैकॉक्स होगा। वो मुझे गोली। वो बोलते बोलते रुक गई, एकदम से अलग होकर मुझे देखते हुए बोली, तुम कौन हो? मैंने इतनी देर में इसके ख्यालात पढ़ लिए। वो जबरदस्त अदाकारी का मुजाहरा कर रही थी। इसने खुद फायर किया था और दौड़ती हुई मुझ पर आ गई थी। ये तासर दे रही थी कि एक सहमी हुई हसीन मेरी मदद की मोहताज है। मैं इस पर हजार जान से आशिक हो सकता हूँ। इस हसीना का नाम वायना था। मैंने कहा, वाकई तुमने गजब का हुस्न पाया है, मगर अकल नहीं पाई। अव्वल तो तुम्हें अपना पिस्तौल अपने ब्लाउज में नहीं छुपाना चाहिए था, और जब छुपाया है तो मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। पिस्तौल की नाल से ऐसी बू आ रही है जैसे अभी अभी गोली चली हो। वो जरा गड़बड़ा गई, पीछे हट गई, बात बनाते हुए बोली, वो किसी ने मुझ पर फायर किया था। मैंने भी जवाबी फायरिंग की थी। तुम कितनी बोली हो, झूठ बोलना भी नहीं आता। यहाँ अब तक एक ही फायर हुआ है, कोई दूसरा जवाबी फायर सुनाई नहीं दिया। तुम डॉक्टर मैकॉक्स को नादान समझती हो। वो अखबार की लुढ़कती हुई मुझसे दूर गई, फिर उठकर बैठते हुए गिरेबान से पिस्तौल निकाल लिया। मुझे निशाने पर रखकर बोली, खबरदार हरकत न करना। बेशक मैंने ही फायर किया था और तुम्हारे करीब आई थी ताकि तुम्हारे मैकॉक्स होने की तस्दीक करूं। मैं तुम्हारे धोखे में किसी और को हलाक नहीं करना चाहती थी। मुझे गोली मारने की क्या जरूरत है? हसीन औरतों को तो देखते ही मेरा दम निकल जाता है। शट अप। ये बताओ, मौत चाहिए या जिंदगी? अगर जिंदगी चाहिए तो अपनी असलियत बता दो। मैं असलियत बताऊंगा तो हाथ से पिस्तौल छूट जाएगा। वो हकारत से बोली, तुम फरहाद नहीं होगे, मेरे हाथ से पिस्तौल छूट जाए। इसकी बात खत्म होते ही पिस्तौल छूटकर मेरे करीब आ गया, मगर वो ध्यान न दे सकी। अचानक ही हेलीकॉप्टर के गर्दिश करते हुए पंखे की आवाज गूंजने लगी थी। वायना सब कुछ भूलकर आवाज की सिमत दौड़ने लगी। वो बहुत पहले से ये शुबा कर रही थी कि बॉस गद्दारी की सजा देने के लिए इन सब को बर्फ के वीरान जजीरे में छोड़ देगा। किसी डॉक्टर मैकॉक्स को ट्रैप करने का बहुत बहाना है। अब इसे यही नजर आ रहा था। वो हेलीकॉप्टर इसे मैकॉक्स के रहमो करम पर छोड़कर परवाज करने वाला था। इससे पहले ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की। माइलो के पास पहुंच गया। वो तैयारे में पायलट सीट पर बैठा वहां से फरार होना चाहता था। तैयारे के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बर्फानी इलाके में सर्द पड़ जाने वाला इंजन मुश्किल ही से जागता है। मैंने पूछा, अच्छा तो तुमने जॉन डेविस को मेरी असलियत बता दी? वो दहशत से उछल पड़ा, नहीं मैंने नहीं बताई, मैं नहीं जानता। ये बात मुंह से कैसे निकल गई? तुम जिंदगी से कैसे निकल गए ये भी मालूम नहीं हो सकेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ आइंदा किसी को असलियत नहीं बताऊंगा। एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ, बाहर निकलो और जॉन डेविस को गोली मार दो। ये कहते ही मैं जॉन डेविस के पास पहुंच गया। मेरी हकीकत मालूम होते ही इसने माइलो से कहा था, तुम तैयारा लेकर चलो, हेलीकॉप्टर लेकर आता हूँ। ये बॉस के लिए इतनी अहम इतला होगी कि वो मेरी गद्दारी को माफ कर देगा। फिर बॉस की मर्जी होगी कि फरहाद को बर्फ के जजीरे में मरने के लिए छोड़ दे या यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाए। इसने पोर्टर और 3 औरतों की परवाह नहीं की और अब हेलीकॉप्टर उड़ाए लिए जा रहा था। मैंने कहा, बेटे वापस आ जाओ। वो बुखलाकर सोचने लगा, ये मेरे दिमाग में कैसी आवाज आई? मौत की आवाज है। तुम टेलीपैथी से ऊंची परवाज नहीं कर सकते। अगर 5 मिनट में नीचे नहीं आओगे तो ये हेलीकॉप्टर खुद नीचे आ जाएगा। ये कहकर मैं रेली के पास पहुंच गया। पहले तो इसने सांस रोकी, फिर मुझे दिमाग में आने की इजाजत दे दी। कहने लगी, जॉन डेविस अपनी दानिश में चालाक बन रहा है, मगर पुरस्कार बास इसे फरार होने का मौका नहीं देगा। वायना, ग्रेस और पोर्टर इसके पास आ गए थे। सब आसमान की तरफ देख रहे थे, अगरचे धुंध में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने मदाम कंप्यूटर
हेलीकॉप्टर बनकर कहा, रियली मैं चाहूँ तो तुम्हारा बॉस जॉन डेविस का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल करो तो मैं अभी हेलीकॉप्टर वापस ले आऊंगी। रियली ने कहा, मदाम मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। हेलीकॉप्टर हमें यहाँ से जाने के लिए चाहिए, वरना मैं काम के एवज सिर्फ फरहाद को चाहती हूँ। तुम्हें फरहाद जरूर मिलेगा, मैं अभी आती हूँ। मैंने जॉन डेविस के पास आकर देखा, इसे यकीन नहीं आया था कि मैं थोड़ी देर पहले इसके दिमाग में बोलता रहा हूँ। वो प्रवास करता जा रहा था, मैं इसके दिमाग पर काबूज हो गया। अब वो अपने आप में नहीं था, मैं जो चाहता था वो वही करता जा रहा था। जब मैंने उसे आजाद किया तो उसके हलक से चीख निकल गई। हेलीकॉप्टर आइस फ्लोट पर पहुंच गया था और इसका गर्दिश करता हुआ पंखा थम गया था। मैंने इसे बाहर निकलने पर मजबूर किया। जैसे ही वो स्लाइडिंग दरवाजे को एक तरफ सरकाकर बाहर की तरफ झांकने लगा, वैसे ही एक फायर हुआ। वो झांकने के लिए झुका था, फिर झुकता ही चला गया। दरवाजे से गिरता हुआ आइस फ्लोट की सतह पर पहुंचकर अपनी आखिरी सांसें हार गया। रियली ने कहा, इसे जिंदा रखना चाहिए था, किसने गोली चलाई है? माइलो धुंध से निकलता हुआ बोला, मैंने। पोर्टर ने उसे निशाने पर रख लिया। मैं अभी माइलो को जिंदा रखना चाहता था, पोर्टर को काबू में नहीं कर सकता था क्योंकि वो गूंगा बना हुआ था। मैंने चश्मे ज़दन में माइलो के जरिए गोली चलाई। पोर्टर चीख मारकर उछला, फिर बर्फ पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने ग्रेस नामी तीसरी औरत की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उधर माइलो ने पोर्टर को हलाक किया, इधर ग्रेस ने फौरन ही पिस्तौल निकालकर माइलो को निशाना बना लिया। तड़ तड़ातड़ 2 फायर किए। तीसरे फायर से पहले ही रियली ने इसके हाथ पर ठोकर मारी। पिस्तौल छूटकर दूर चला गया। वो गुस्से से बोली, ग्रेस तुमने माइलो को क्यों मार डाला? ग्रेस ने पांव पटक कर कहा, इसने हमारे साथी पोर्टर को क्यों मार डाला? ये हमारा दुश्मन था। मैं इसे न मारती तो पोर्टर के बाद ये हमें भी बारी बारी हलाक कर देता। वायना ने परेशान होकर कहा, ओ गॉड, जो हमने सोचा नहीं था वो हो रहा है। इस बर्फ के तैरते हुए जजीरे में हम 3 औरतें रह गई हैं, तमाम मर्द मारे गए हैं। मुझे क्यों भूल रही हो? मैंने बर्फ की धुंध से निकलते हुए पूछा। वो तीनों चौंक कर मुझे देखने लगी। वायना का पिस्तौल नहीं रहा था, ग्रेस का पिस्तौल अभी भी हाथ से निकल गया था। रियली के शाने से स्टेन गन लटकी हुई थी, लेकिन वो पुरसुकून थी। मैंने पहले ही समझा दिया था कि मैकाक से मदाम कंप्यूटर का आदमी है। वो मुझे सर से पांव तक गौर से देख रही थी। अफसोस मैं इसके दिमाग में पहुंचकर मालूम नहीं कर सकता था कि मेरे मतलब क्या राय कायम कर रही है। अब से पहले मैंने सिर्फ वायना को रूबरू देखा था, ग्रेस और रियली को पहली बार देख रहा था। सच तो ये है कि तीनों गजब की हसीनाएं थी। इन्हें देखकर कोई भी जरूरी काम भूल सकता था। मैं भी भूल गया। इस मौके से फायदा उठाकर ग्रेस ने बर्फ की सतह से अपना पिस्तौल उठा लिया। पीछे हटते हुए हम सबको निशाने पर रखते हुए बोली, खबरदार जो जहाँ है वहीं रहे, और रियली तुम्हें खास तौर पर कह रही हूँ, स्टेन गन इस्तेमाल न करना। इससे पहले ही तुम्हें गोली मार दूंगी। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। रियली ने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है? इस वीरान आइस फ्लोट पर हमसे दुश्मनी करके कहाँ जाओगी? इसने कहा, हम सब पर गद्दारी का इल्जाम है। हम में से जो मैकाक्स को बॉस तक पहुँचाएगी वो बॉस की नजरों में सुर्खरू होगी, और मैं सुर्खरू होना चाहती हूँ। मुझे माफी मिलेगी और इनामात से नवाजा जाएगा। वायना, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम रियली के पास जाओ और इससे फासला रखकर इसकी स्टेन गन उतार लो। कम ऑन, हरी अप, वरना गोली चल जाएगी। वायना आहिस्ता आहिस्ता रियली के पास आई। जरा फासला रखकर इसके शाने से स्टेन गन को उतारा। हथियार हाथ में आते ही वो अचानक बर्फ की सतह पर गिर गई। ग्रेस ने गोली चला दी। निशाना खता हो गया। दूसरे फायर पर वायना लुढ़कती जा रही थी। तीसरा फायर भी खाली गया। इसके साथ ही इसने स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा। ग्रेस की चीख के साथ फायरिंग की आवाज देर तक और दूर तक गूंजती गई। फिर सन्नाटा छा गया। मैं खामोश तमाशाई था, हालांकि इन्हें ऐसे तमाशों से बाज रख सकता था, मगर जरूरत ही क्या थी? जो मैं चाहता था वही होता जा रहा था। ग्रेस की हलाकत के बाद फिर एक नया तमाशा देखने में आया। वायना ने बर्फ की सतह से उठकर मुझे और रियली को ललकारते हुए कहा, अपनी जगह खामोश खड़े रहो वरना फिर गोलियां चलेंगी। मैंने पूछा, क्या अब तुम्हारी खोपड़ी घूम गई है? यू शट अप। रियली, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम्हारे
टूल किट में जो हथकड़ी है इसे मैकॉक्स को पहना दो। इसे बॉस तक पहुंचाने का सेहरा मेरे सर होगा। तुम मेरे हुक्म की तामील करोगी तो जिंदा रहोगी। इतनी बड़ी कामयाबी में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, मगर कमांड मैं करूंगी। मैंने कहा मेरे हिसाब से इस हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक मुसाफिर और एक पायलट जाएगा, लिहाजा प्रवास से पहले यहाँ किसी एक को खत्म होना है और किसका खात्मा होना चाहिए इसका फैसला मैं करूंगा। वायना ने कहा फैसला इंसान की जुबान नहीं बंदूक की गोली करती है और ये हथियार मेरे हाथ में है। मैंने आगे बढ़कर रियली का बाजू थाम लिया, फिर कहा खुद कार हथियार बाज औकात न खुद चलते हैं न किसी से चलाए जाने के काबिल रहते हैं। और रियली ने घबरा कर कहा वो गोली चलाएगी। मैंने झुककर सरगोशी में कहा मदाम कंप्यूटर ने कहा है कि वो तुम पर गोली नहीं चला सकेगी, चलो। मैं इसे लेता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगा, मगर मैं दिमागी तौर पर वायना के पास था। वो स्टेन गन सीधी करके हम पर फायरिंग करना चाहती थी। इसकी बला से कोई भी मरे, इसे तो अब वापसी के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए था। इसकी उंगली ट्रैगर पर थी मगर वो दबा नहीं पा रही थी। मैंने इसकी खोपड़ी में कहा खुद कार हथियार बाज औकात न खुद चलते हैं और न किसी से चलाए जाने के काबिल रहते हैं। मैं रियली के साथ हेलीकॉप्टर में आ गया। इस पुरस्कार शख्स ने अपनी मातहत औरतों को भी हर तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। रियली ने पायलट सीट संभाल ली, मैं इसके बराबर बैठ गया। फिर चंद मिनटों के बाद ही हेलीकॉप्टर इस आइस फ्लोट को छोड़ने लगा। वायना गुस्से में चीख रही थी, बार बार हमारी तरफ स्टेन गन उठा रही थी मगर खुद को इसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं पा रही थी। जब वो कई बार कोशिश करने के बावजूद नाकाम हो गई तो इसने झुंझलाकर स्टेन गन फेंक दी। हम फजा में बुलंद हो रहे थे, वो दोनों हाथ उठाए चीख रही थी मैं इस वीराने में तनहा नहीं रहूंगी, मुझे भी ले चलो, यहाँ लाशें ही लाशें हैं, मैं अकेली मर जाऊंगी। हमें मारने वाली को अपनी मौत नजर आ गई थी। वहाँ इंसान नहीं थे, जो थे वो मुर्दा थे। इस अकेली के पांव तले जमीन नहीं थी, बर्फ का जजीरा था जो कश्ती की तरह समंदर में बहता जा रहा था और आगे जाकर जनूब की गर्म हवाओं में पिघलने और टूटने वाला था। इसने जुनूनी अंदाज में फिर स्टेन गन उठा ली, गुस्से से गालियां देते हुए आसमान की तरफ फायर करने लगी। हेलीकॉप्टर काफी बुलंदी पर परवाज कर रहा था, गोलियों की जद से बहुत दूर था मगर वो फायर करती जा रही थी। हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, सिर्फ टेलीपैथी की आंख देखती जा रही थी। रियली की आवाज ने चौंका दिया। वो पूछ रही थी क्या ख्याल ख्वानी कर रहे हो? वो बड़ी चालाक थी, अचानक ऐसा सवाल कर रही थी जिसके जवाब में बेइख्तियार हाँ कह सकता था, मगर मैंने संभल कर कहा मैं और ख्याल ख्वानी, सॉरी, दरअसल मैं पूछना चाहती थी कि क्या मदाम ख्याल ख्वानी कर रही हैं? हाँ, अभी मेरे दिमाग में है। ये रसवंती के मुतालिक तफसीली मालूमात चाहती हैं। क्या मदाम ये नहीं जानना चाहती कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ? मैं एक मोहरा हूँ, तुम्हारे साथ कहीं जाकर पिट जाऊंगा तो मदाम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी दिलचस्पी मुझसे नहीं रसवंती से है। रियली जरा चुप रही, फिर बोली मैं मदाम कंप्यूटर पर भरोसा करके फिर एक बार अपने बॉस से गद्दारी कर रही हूँ। वो अगरचे पुरअसरार है, इसके मुतालिक कोई कुछ नहीं जानता, ताहम मैंने देखा है दुश्मन कितने ही पुरअसरार हों, टेलीपैथी जानने वाले फरहाद इन्हें बेनकाब कर देता है। मैं बरसों से फरहाद की मुंतजर हूँ, वो नहीं मिला, मगर आज मदाम कंप्यूटर तुम्हारे जरिए मिल गई। मुझे यकीन है मदाम टेलीपैथी के जरिए मेरी हिफाजत करेंगी और इस पुरअसरार शख्स को बेनकाब करेंगी। मैंने कहा तुम देख चुकी हो कि आइस फ्लोट पर मैं तनहा था और कई दुश्मन थे, जहाज और हेलीकॉप्टर भी उनके थे, मगर मदाम ने मुझे मक्खन के बाल की तरह वहाँ से निकाल लिया। वो तुम्हारी हिफाजत करने का वादा कर चुकी हैं। तुम्हें इत्मीनान से रसवंती का मुताल्लिक बताओ। रसवंती इस वक्त हारर बे में है और हम वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हारर बे का मतलब हुआ कि ऐसी खलीज जहाँ दहशत तारी होती है। हाँ, नाम से कुछ ऐसा ही लगता है मगर वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। रसवंती को यकीनन सख्त निगरानी में रखा गया होगा। शायद तुम यकीन न करो और शायद मदाम को भी यकीन न आए। रसवंती आजाद है, दुश्मनों का पहरा नहीं है और भला क्यों होगा? इसके बचकाना दिमाग से टेलीपैथी की कभी तवक्को नहीं की जा सकती। वो दोस्तों के लिए बेकार और दुश्मनों के लिए बेजरर है। जब इसकी तरफ से ख्याल ख्वानी का खतरा ही नहीं है तो वो पुरअसरार शख्स इसे अपने पास रख कर क्या करेगा? उसे चारा बनाकर फरहाद को फांस सकता है, जैसा कि हमारी मदाम कंप्यूटर फरहाद को फांसना चाहती हैं। रियली ने कहा ऐसा करने के लिए रसवंती को एक जगह कैद करना या इस पर पहरे बिठा देना जरूरी नहीं है। इस पुरअसरार शख्स ने रसवंती को रोमांटिक बेबी के हवाले कर दिया है। वो बच्चों के एक नफ्सियाती इदारे में है। मैं तुम्हारे साथ हारर बे के छोटे से टाउन में रहूंगी। जब तुम देखो कि कोई खतरा नहीं है और जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो
तो रसवंती को इस इदारे से निकाल कर ले जाना। क्या रोमांटिक बेबी इस पुरअसरार शख्स की आलाकार तो नहीं है? बेशक है, जरूरत के वक्त इसके काम आती है, वरना हारर बे में बच्चों के नफ्सियाती इदारे की इंचार्ज है। वो सरकारी इदारा, पुरअसरार शख्स का इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम्हारा जहन तस्लीम करता है कि पुरअसरार शख्स ने रसवंती को छूट दे दी होगी? हाँ, वो शख्स चाहता होगा कि रसवंती इस इदारे में रहे, या वहाँ से भाग जाए, या फिर कोई भगाकर ले जाए। इस तरह फरहाद तक पहुँचा जा सकता है। आखिर रसवंती का दिमाग बचकाना कैसे हो गया? ये एक जापानी डॉक्टर वाकी 2 का कमाल है। मदाम कंप्यूटर ने रोमांटिक बेबी के दिमाग से वाकी 2 के मुताल्लिक इस हद तक मालूमात हासिल की हैं कि इसने दी किलर नामी शख्स का हैरत अंगेज ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन पूरे असरार तरीके से हुआ था। वो लोग इस ऑपरेशन में शरीक हुए थे, वो एक एक करके मारे जा चुके हैं, और वो दी किलर एक गैर मामूली और खतरनाक हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। तुम्हारी मादाम ने काफी मालूमात हासिल कर ली हैं। ये दी किलर के मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम करना चाहती हैं। फिलहाल रसवंती की अहमियत है। क्या रसवंती का दिमागी ऑपरेशन हुआ था? हाँ, ये ऑपरेशन भी डॉक्टर वाकी 2 ने किया था। इस बार वो जापान से अलास्का आया था। हालांकि वो बहुत मसरूफ और मगरूर डॉक्टर है। शायद वो पुरअसरार शख्स से किसी कमजोरी की बिना पर दबता है, इसीलिए ऐसे अहम ऑपरेशन के लिए राजी हो जाता है। लेकिन दोनों ऑपरेशन मुख्तलिफ है। दी किलर ऑपरेशन के बाद खतरनाक बनता जा रहा है, जबकि रसवंती बच्ची बन गई है। रियली ने कहा दी किलर भी बच्चा बन जाता, क्योंकि उसका दिमाग पैदाइश के वक्त से 30 बरस तक एक जगह ठहरा हुआ था। इस दिमाग में बचकानापन होना चाहिए था, मगर वो मनफी अंदाज में बालग और फाल कैसे हो गया, ये एक राज है जिसे वाकी 2 और पुरअसरार शख्स के सिवा कोई नहीं जानता। इसमें जानने की बात क्या रह जाती है? वो साफ जाहिर है ऑपरेशन के दौरान दी किलर के दिमाग में कोई ऐसा गैर मामूली तजर्बा किया गया है जिसके मुतल्लक हम सोच भी नहीं सकते और डॉक्टर और साइंसदान कर गुजरते हैं। मैं समझ में नहीं आता, क्या दिमाग की ऐसी कोई रग होती है जिसे अलग कर दिया जाए तो जवान रसवंती बच्ची बन जाती है, और इस रग को जोड़ दिया जाए तो 30 बरस का बच्चा दी किलर जवान बन जाता है। मैंने दी किलर को अपनी आंखों से चलते फिरते और कुत्तों की तरह भौंकते फिर इंसान की तरह बोलते देखा और सुना है। यकीनन वो किसी गैर मामूली तजर्बे का नतीजा है। क्या तुमने रसवंती से मुलाकात की है? वो हंसने लगी, फिर बोली, मुलाकात 2 होशमंदों के मिलने को कहते हैं। ऑपरेशन से पहले जब मैं इससे मिली तो वो होश में नहीं थी। ऑपरेशन के बाद भी बच्ची बन गई थी। मेरी इससे जो मुलाकातें हुई वो ना होने के बराबर थी। रियली की बातें सुनकर मेरे अंदर से एक सर्द आ निकली। मैं भी रसवंती से मिलने जा रहा था, मगर ये मुलाकात एक तरफा होगी। वो मुझे नहीं पहचानेगी, वो बच्ची होगी और मैं इस बच्ची का शौहर, जिसे वो कबूल नहीं करेगी। हम हारर बे पहुंच गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।